नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम लोग अस्थायी स्वशासन लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो देखे थे उसको शॉर्ट में हम लोग एक बार करते हैं दोस्तों। तो क्या क्या हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे दोस्तों? पंचायत के बारे में हम लोग देखे थे कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वह पंचायत से संबंधित था और यह संविधान के भाग 9 में है, जिसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या 16 है और पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं दोस्तों? पंचायत से संबंधित 29 विषय है। अगर हम लोग देखें दोस्तों, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है और पंचायतों में आरक्षण की भी व्यवस्था है। एसटी और एससी को, और साथ में ही महिलाओं को 33% का आरक्षण है। पंचायत के सदस्य बनने के लिए या उसका निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 20 लाख से कम की जो जनसंख्या है वहाँ पे सिर्फ 2 ही स्तर के पंचायती व्यवस्था लागू है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो अनुच्छेद 243 के में था। इसी के साथ पंचायत को कर वसूलने का भी अधिकार दिया गया है और वह 243 एच के तहत है। एच से हम लोग दोस्तों याद रख सकते हैं हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली यानी कि कर वसूलने का जो है वो 243 एच में है। राज्य वित्त आयोग का भी है। पंचायत को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। इसी तरह पंचायत का जो काम होता है उसका लेखा परीक्षण भी 243 जे के तहत में करना होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों। वो है स्थानीय स्वशासन का पार्ट लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग आज देखेंगे 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर निगम से संबंधित है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। शहरी शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के तहत दिया गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रेलवे, एसएससी, आईबी या पीसीएस और एनी अदर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस रहता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले भारत में 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि आपसे सबसे पहला नगर निगम कौन है तो वह मद्रास है। कब उसकी स्थापना हुई? 1687 ईस्वी में। वर्ष 1726 ईस्वी में मुंबई और कोलकाता में भी नगर निगमों की स्थापना की गई। अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो सेकेंड में कब हुआ? 1726 में। कहाँ हुई? तो मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं, विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1907 में की गई। विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर, विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बना के उसे अपने समस्याओं के लिए अवगत कराना। तो उसको लेके एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी का नाम है रॉयल कमीशन। कब हुआ दोस्तों? 1907 ईस्वी में, जिसने अपनी रिपोर्ट 1909 ईस्वी में दिया। इसे ही शाही आयोग के नाम से जानते हैं और यह रेलवे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे आप याद रखें। रॉयल कमीशन या शाही आयोग कब बना? 1907 में बना। किससे संबंधित था? पंचायत नगर निगम से संबंधित था, विकेंद्रीकरण को लेके। इस कमीशन का अध्यक्ष हॉब हाउस थे। इसके अध्यक्ष अगर पूछ दे दोस्तों, जबकि जनरली इसका अध्यक्ष अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि अगर पूछ दे तो हॉब हाउस इसके अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में 1924 ईस्वी में छावनी बोर्ड का गठन किया गया। छावनी बोर्ड का गठन 1924 में किया गया, प्रथम बार दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाया गया। स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाया गया 1935 के शासन अधिनियम में, और यह क्वेश्चन अभी फिलहाल में जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का जो प्रावधान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ दोस्तों? 1 जून 1993 से यह लागू हुआ। इस अधिनियम में भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। अगर हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन में तो उसमें कितना भाग था दोस्तों? 9 भाग 9 जोड़ा गया। लेकिन अगर हम लोग नगर निगम में देखते हैं तो यह इसमें भाग 9A जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई। जबकि हम लोग अगर पंचायत वाले में देखते हैं तो पंचायत में कैवा अनुसूची था दोस्तों? 11वीं अनुसूची थी। लेकिन नगर निगम 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इसके प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है दोस्तों। हम लोग 243A से लेके O तक हम लोग देखे थे पंचायत से संबंधित। अब यहाँ 243P से 243G तक नगर निगम के बारे में जो उपबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और इस अनुसूची में नगर पालिका की 18 विषयों, नगर पालिका के कितनी विषयों? 18 विषयों को रखा गया है जो कि अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इन 18 विषयों का उल्लेख कहाँ है? 243W में है दोस्तों। अब इस अधिनियम के प्रावधानों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। 243P, नगर निगम की परिभाषा दी गई है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जिस भी टॉपिक के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? परिभाषा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर P से शुरू हो रहा है तो P में नगर निगम की परिभाषा दी गई है। इसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला नगर को महानगर कहा गया है। जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख या उससे ऊपर हो जाता है उसे महानगर कहा गया है, और यह अनुच्छेद 243P से संबंधित है। नेक्स्ट है 243Q। 243Q में है नगर पालिकाओं का गठन। अगर हम किसी में देखते हैं, जैसे उसमें देखे थे, B मतलब बनाना, और बनाना से किस चीज़ को बनाना? उसका संगठन को बनाना। तो यहाँ पर भी परिभाषा के बाद उसका गठन के बारे में आ रहा है। तो इसमें भी गठन 3 प्रकार का गठन किया गया है। उसमें भी हम लोग देखे थे 3 प्रकार का है, एक ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। दोनों को कंपेयर करके अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो याद करने में सहूलियत होगी। तो इसमें भी 3 प्रकार का नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान किया गया है। सबसे निचले वाला जो होता है वह है नगर पंचायत, जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 हो, वहाँ पे नगर पंचायत बनाने का प्रावधान है दोस्तों। 10,000 से 20,000 जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे नगर पालिका परिषद, इसकी जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच होनी चाहिए, वह नगर पालिका परिषद कहलाएगा। और तीसरा नगर निगम, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर हो, वहाँ नगर निगम काम करेगा दोस्तों, नगर निगम। नेक्स्ट देखते हैं 243R। 243R नगर पालिका की संरचना के बारे में है। गठन के बाद हम लोग संरचना भी देखे थे, उसमें भी C से संरचना देखे थे दोस्तों। तो यहाँ पर R में संरचना है। नगर पालिका के सभी सदस्यों का चुनाव नगर पालिका क्षेत्र से लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन हम लोग कल भी देखे थे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हम
विधायक के चुनाव में करते हैं, सांसद के चुनाव में करते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं नगर निगम के चुनाव में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई है। इसके लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांटा गया है। वार्ड में बांट के इसका चुनाव किस तरह से करना है? प्रत्यक्ष रूप से करना है दोस्तों। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव पद्धति का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन आएगा? विधानसभा और विधान परिषद आएगा। विधानसभा और विधान परिषद आएगा। लेकिन अगर हम लोग अगर JSSC के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, तो विधानमंडल कहने का अर्थ झारखंड के हिसाब से विधानसभा ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 243S। 243S में है वार्ड समितियां। यह एक अलग है दोस्तों, जो हम लोग पंचायत में नहीं देखे थे। इसमें वार्ड समिति की भी बात कही है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो तो वहाँ एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित की जाएगी। बहुत सारे जब हम लोग किसी क्षेत्र को वार्ड में बांट देंगे और वार्ड में देखेंगे कि वहाँ की जनसंख्या क्या 3 लाख है या 3 लाख से ऊपर है, अगर 3 लाख से ऊपर है तो उन वार्डों को मिलाकर हम लोग वार्ड समिति बनाएंगे। और एस से समिति याद रखिएगा दोस्तों, डिनोट करने का एक तरीका है एस, और एस से समिति। नेक्स्ट देखते हैं 243T। नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। अगर हम लोग पंचायत में देखते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन में, तो आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ था? आरक्षण डी में दिया हुआ था, 243D में। तो इसमें 243T में दिया हुआ है दोस्तों। नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण। नगर पालिका क्षेत्र की कुल आबादी में SC ST को उसके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। आरक्षण की व्यवस्था ST और SC को की गई है, और ST और SC के साथ महिलाओं को भी आरक्षण की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा किसमें? 243T में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 243U। नगर पालिका की कार्यकाल 5 वर्ष होगा। वहाँ पे भी हम लोग देखे थे ई में कार्यकाल। ई में कार्यकाल था 5 वर्ष पंचायत का। इसमें भी कार्यकाल जो है वह यू में है और 5 वर्ष ही है। लेकिन अगर किसी कारणवश नगर पालिका का विघटन होता है तो इसे 6 माह से ज़्यादा का समय बचा हुआ है तो पुनः निर्वाचन करवाया जाएगा। अगर नगर पालिका का विघटन हो जाए और वह समय 6 माह से ज़्यादा का बचा हुआ है तो उसमें पुनः निर्वाचन करवाया जाएगा, और 6 माह से कम बचा हुआ है तो निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। तो निर्वाचन नहीं कराया जाएगा अगर 6 माह से कम समय बचा हुआ है तो दोस्तों याद रखिएगा, 6 माह से ज़्यादा है तभी निर्वाचन किया जाएगा, अन्यथा अगर 6 माह से कम है तो निर्वाचन करवाना जरूरी नहीं है। अगर निर्वाचन होगा तो उसे पूर्ण कार्यकाल मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों 243B। सदस्यों की अयोग्यता। उसमें हम लोग किस में देखे थे दोस्तों? F, फोकट में आ जाता है। कहने का अर्थ था उसमें पंचायत में अयोग्यता की बात की गई है 243F में। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं नगर निगम में, तो नगर निगम में सदस्यों की अयोग्यता 243B में दी गई है दोस्तों। किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, बशर्ते कि उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कहने का अर्थ हुआ नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए दोस्तों? मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो उसे आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों तो 243W।
इस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है, जो कि 12वीं अनुसूची में दिए गए 18 विषयों पर से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम लोग पंचायत में देखें तो पंचायत में किसमें था शक्ति और उत्तरदायित्व? शक्ति और उत्तरदायित्व जी था दोस्तों। गट्स जिसके पास होता है उसी के पास शक्ति रहती है, उसी के पास पावर रहती है दोस्तों। ये चीज़ हम लोग देखे थे। तो यहाँ 243W में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नगर निगम की शक्ति और उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है, जो कि 12वीं अनुसूची से संबंधित है और उसमें दिया गया जो 18 विषय है उससे संबंधित है। अगर हम लोग पंचायत का देखें तो पंचायत में 29 विषय से संबंधित शक्ति और उत्तरदायित्व सौंपा गया था पंचायतों को, लेकिन इसमें नगर निगम में 18 विषयों से संबंधित शक्ति और उत्तरदायित्व की चर्चा की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, 243X। नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति राज्य विधायिका नगर पालिका को शुल्क, पथकर, फीस इत्यादि के संदर्भ में प्राधिकृत करने का अधिकार रखती है। दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे तो जिस तरह से पंचायत में कर लगाने की शक्ति थी, वैसे ही यहाँ पर भी कर लगाने की शक्ति नगर पालिका को दी गई है। और वह कर या तो शुल्क है, शुल्क जैसे कि अगर हम लोग कोई बोर्ड वगैरह लगाते हैं तो उसका शुल्क भी कौन वसूलता है? नगर निगम वसूलता है। या कहीं पे हम लोग और कहीं पे कोई पथकर है या किसी तरह का कुछ फीस वगैरह है तो वह भी नगर पालिका को वसूल करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों। यह राज्य विधानमंडल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, 243Y। इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। अब राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? राज्य वित्त आयोग जो है वह नगर पालिका से संबंधित विषयों के लिए, प्रावधानों के लिए इसे सहायता देगा दोस्तों। जिस तरह से हम लोग पंचायत में देखे थे, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और यह पंचायतों की कार्य प्रणाली के लिए, उसके कार्य करने के लिए, विकास के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया था और उसमें वह उसे सहायता देता था। इसी प्रकार नगर पालिका में भी राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जो इसे सहायता देगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, 243Z। नगर पालिकाओं का लेखा परीक्षण। जिस तरह हम लोग पंचायत में देखे थे कि उसका लेखा परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार नगर पालिका में भी लेखा परीक्षण का कार्य किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा और यह आर्टिकल 243Z में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 243ZA। नगर पालिकाओं का निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है 243ZA में। जबकि हम लोग अगर पंचायत में देखें तो पंचायत में निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? तो 243K में था दोस्तों, 243K में। और नगर निगम में 243ZA में है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि राज्य निर्वाचन जो आयोग होता है वह पंचायत का और नगर निगम का चुनाव संपन्न करवाता है दोस्तों। और केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग होता है या केंद्रीय चुनाव आयोग जो होता है वह विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, 243B। नेक्स्ट आर्टिकल 243ZB। इसके प्रावधान संघ शासित क्षेत्रों में लागू होंगे। कहने का अर्थ हुआ जो भी राज्य है या संघ शासित क्षेत्र है उसमें नगर निगम का जो प्रावधान है वह लागू होगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है दोस्तों, उस अपवाद को नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 243ZC। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? इस भाग का कतिपय प्रावधान कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ कि यह जो ZC में जो दिया हुआ है तो नगर निगम का कुछ प्रावधान है वह कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। जैसे जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र रहते हैं वहाँ नगर निगम का जो प्रावधान है वह लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के
दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं होगा दोस्तों। गोरखा परिषद में भी यह लागू नहीं होगा। गोरखा परिषद में जनजातीय क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में लागू नहीं होगा। इसके लिए संसद विधि द्वारा इस भाग का प्रावधान का विस्तार कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे तो पंचायत में भी ऐसा कुछ प्रावधान था जो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं था। तो पंचायत वाले में किस किस क्षेत्र में लागू नहीं था? पंजाब, वेस्ट बंगाल का पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उसमें लागू नहीं होगा। और वहाँ पे मेघालय में लागू नहीं होगा, मिजोरम में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था और नागालैंड में लागू नहीं था। जबकि नगर निगम वाले में हम लोग देखते हैं तो उसके लिए जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला होना चाहिए और गोरखा परिषद होना चाहिए। इन क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा और इसके लिए कानून बनाने की शक्ति किस पे दी गई है? संसद को दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों 243 ZD। डी से डिस्ट्रिक्ट होता है तो इसी से हम लोग याद इसको रखेंगे जिला योजना, जिला आयोजन समिति या जिला योजना समिति। ठीक है दोस्तों, डी से डिस्ट्रिक्ट तो डी से जिला योजना समिति। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या का 4/5 सदस्य, जो 4/5 सदस्य होगा वह कहाँ से होना चाहिए? नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। जो वहाँ पे चुनाव का मुद्दा है उसमें से 4/5 सदस्य जो है नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य होंगे और बाकी सदस्य ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं 243 ZE में है महानगर योजना समिति। जिला योजना समिति के बाद महानगर योजना समिति आएगा। राज्य विधायिका विधि द्वारा महानगर योजना की समिति में संरचना और समिति में स्थान भरे जाने की प्रक्रिया तय करेगी। कौन प्रक्रिया तय करेगी? राज्य विधानमंडल तय करेगी, क्योंकि यह नगर निगम और पंचायत जो है वह किसी राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इस पे नियम बनाने की प्रक्रिया जो है वह राज्य विधानमंडल ही तय करेगी दोस्तों। परंतु ऐसे समितियों में 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा कुछ क्षेत्रों में नगर पालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होना चाहिए निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, कहने का अर्थ हुआ कि जो महानगर योजना समिति है उसका नियम कौन बनाएगा? तो राज्य विधानमंडल बनाएगा। ठीक है, परंतु ऐसा जो समिति होगा उसमें 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा कुछ क्षेत्रों में नगर पालिका और पंचायत की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। नगर पालिका और पंचायत के अनुपात के अनुसार ही निर्वाचित किए जाएंगे दोस्तों। कहने का यही अर्थ हुआ, दोनों के अनुपात में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243 ZG। इसके तहत निर्वाचन संबंधी मामलों को न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया है। कहने का अर्थ हुआ कि जो भी यहाँ पे निर्वाचन संबंधित मुद्दा होगा, मामला होगा, वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा, वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, वह मुद्दा, वह वाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243 ZF। विद्यमान विधियों और नगर पालिका का बना रहना। जो विद्यमान जो नियम बना हुआ है, वर्तमान में जो नियम है और नगर पालिका है वह हर परिस्थिति में क्या बना रहेगा, यही कहने का अर्थ हुआ। यह 243 ZF में है दोस्तों। अब हम लोग स्थानीय स्वशासन में एक महत्वपूर्ण बिंदु छावनी बोर्ड है उसे भी देखते हैं। यह भी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आता है दोस्तों।
तो इसके बारे में देखते हैं। छावनी बोर्ड की स्थापना छावनी क्षेत्र में सामान्य जनता को नगर पालिका प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना छावनी अधिनियम 1924 के तहत की जाती है। छावनी बोर्ड की स्थापना जो है वह छावनी अधिनियम 1924 के तहत की जाती है दोस्तों। और छावनी बोर्ड जो होता है वह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो वह किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्रालय के ऊपर उसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है दोस्तों। भले वह किसी राज्य में स्थापित हो। अगर हम लोग झारखंड के हिसाब से देखेंगे, झारखंड के अंतर्गत देखेंगे, तो जो रामगढ़ में जो छावनी बोर्ड है वह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ना कि झारखंड सरकार के अंतर्गत। और वर्तमान में 63 छावनी बोर्ड है, जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने छावनी बोर्ड है, छावनी बोर्डों की संख्या कितनी है? तो 200 कितने हैं? 63, याद रखिएगा दोस्तों। और छावनी बोर्ड को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा वह 3 वर्ग है दोस्तों, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला वर्ग है 10,000 से अधिक असैनिक जनसंख्या होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में जनसंख्या 10,000 से अधिक हो और वह असैनिक हो, सैनिक की जनसंख्या नहीं, असैनिक जनसंख्या 10,000 से अधिक होनी चाहिए। उस क्षेत्रों में हम लोग पहले वर्ग में उसको हम लोग रखते हैं दोस्तों। दूसरे वर्ग में किस छावनी बोर्ड को रखेंगे? जहां 2500 से 10,000 के बीच असैनिक जनसंख्या हो, उसे हम लोग दूसरे वर्ग में रखेंगे। 2500 से 10,000 के बीच जनसंख्या हो। तीसरे वर्ग में दोस्तों हम लोग 2500 से कम असैनिक जनसंख्या जिसे है उसे हम लोग तीसरे वर्ग में रखेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि जो 2500 है वह तीसरा यानी कि सबसे निचले स्तर का छावनी बोर्ड होगा दोस्तों। छावनी बोर्ड में आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य होते हैं। छावनी बोर्ड में भी क्या होता है? सदस्यों का निर्वाचन होता है और मनोनयन भी होता है दोस्तों। जिस तरह से हम लोग देखते हैं विधानसभा में भी निर्वाचन होता है और मनोनयन होता है, वैसे ही छावनी बोर्ड में भी निर्वाचन और मनोनयन होता है। जबकि पंचायत में मनोनयन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यह विधानसभा या लोकसभा जिस तरह उसमें मनोनयन का काम होता है, छावनी बोर्ड में भी होता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है जो दोस्तों। छावनी बोर्ड में जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। और मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक वे उस क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। कहने का अर्थ हुआ उस क्षेत्र में अगर कोई सैनिक कार्यरत है उसे ही मनोनीत किया जाता है और उसका कार्यकाल कब तक रहता है? जब तक वह उस क्षेत्र में कार्यरत रहता है, उस क्षेत्र में पोस्टिंग रहता है, तब तक वह मनोनीत सदस्य के रूप में काम करता रहेगा। छावनी बोर्ड का पदेन सभापति मिलिट्री पदाधिकारी होता है दोस्तों। मिलिट्री का जो प्रमुख अधिकारी होगा वही उसका सभापति होगा और वही उसकी बैठक की अध्यक्षता भी करेगा दोस्तों। अध्यक्षता कौन करेगा? जो मिलिट्री का अधिकारी होगा, पदाधिकारी होगा, वो उसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा और वही उसका पदेन सभापति होगा। जबकि उपसभापति निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, निर्वाचित किए जाते हैं उपसभापति को और उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जबकि जो सभापति होता है वह मिलिट्री से संबंधित ही कोई पदाधिकारी होता है। क्लास 1 छावनी बोर्ड में निम्नलिखित लोग शामिल हैं। कौन कौन शामिल है उसको हम लोग देखते हैं। स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर, जो स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर होता है वह क्लास 1 रैंक का अधिकारी होता है दोस्तों। सेकेंड है छावनी में कार्यकारी अभियंता।
यानी कि छावनी बोर्ड में जो कार्य करने वाला इंजीनियर है वह भी क्लास 1 ऑफिसर कहलाएगा दोस्तों। छावनी में जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है, जो हेल्थ अधिकारी है, वह भी क्लास 1 ऑफिसर कहलाएगा दोस्तों। डीएम द्वारा मनोनीत प्रथम सदस्य के मजिस्ट्रेट, डीएम के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा मनोनीत प्रथम सदस्य के मजिस्ट्रेट भी जो है वह छावनी 1 में क्लास 1 ऑफिसर कहलाएगा। स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर द्वारा मनोनीत 4 सैन्य पदाधिकारी, जो स्टेशन कमांडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा 4 लोगों का मनोनयन होता है और वह सैन्य पदाधिकारी हो। ठीक है, सैन्य पदाधिकारियों में से 4 लोगों का मनोनयन करना होता है। छावनी क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य भी इसके में क्लास 1 में आएंगे दोस्तों। उस छावनी क्षेत्र की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 7 सदस्य भी क्लास 1 रैंक के ऑफिसर कहलाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही है मेरा दोस्तों पंचायत से संबंधित, छावनी बोर्ड से संबंधित गतिविधियाँ। अब हम लोग को दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पंचायत से संबंधित जितने भी समिति बनी है उन समितियों का वर्ष बताइए, या यह वर्ष में किस वर्ष में यह समिति आई, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो अगर हम लोग स्थानीय स्वशासन से अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी और जिसके सिफारिश पे इसे संवैधानिक दर्जा भी मिला, तो वह है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति है जिसका गठन 1957 में होता है। दूसरा है अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में होता है। तीसरा है PV राव समिति जिसका गठन 1985 में होता है दोस्तों। चौथी समिति है LM सिंघवी समिति, सिंघवी समिति 1986 में है। और PK थुंगन समिति जिसका गठन 1988 में होता है। कभी कभी यह सजाने के लिए दोस्तों देता है, इसलिए आप इसका वर्ष याद रखिए क्योंकि सजाने में देगा। आप तो जान रहे हैं कि यह पंचायत से संबंधित समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PV राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, लेकिन सजाने में आप फंस जाइएगा। इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।